नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। सबसे पहले तमाम खबरों को आपको खबरदार के लेंस से दिखा देते हैं। एलएसी पर भारत और चीन के टकराव को खत्म करने के लिए कल दोनों देशों के बीच सबसे बड़ी बातचीत होने वाली है। 10 बार बातचीत फेल होने के बाद कल भारत और चीन के बीच सुबह 9 बजे मोल्डो में मीटिंग होगी। लद्दाख का चुशुल मोल्डो इलाका दोनों देशों के बीच टकराव की जगह से 20 किलोमीटर दूर है। बातचीत के पहले चीन बॉर्डर पर अपनी शक्ति बढ़ा चुका है और हैरानी की बात यह है कि चीन ने भारतीय बॉर्डर के लिए अपनी सेना की वेस्टर्न कमांड का एक नया कमांडर भी चुना, वो भी मीटिंग से पहले। जबकि भारत ने भी एलएसी पर अलग अलग जगहों पर अपनी सैन्य ताकत बढ़ा दी है। लद्दाख के चुमार, डेप्सांग, उत्तराखंड के बाराहोती, उत्तरी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भारत ने सैन्य शक्ति बढ़ाने पर जोर दिया। आज भारतीय विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने चीन के विदेश मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। कल भारत और चीन की बातचीत का एजेंडा क्या होगा, भारत की मांग कल क्या होगी और चीन अपनी कौन सी मांगे सामने रख सकता है, यह सब कुछ आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। इस विश्लेषण के लिए हमने तमाम एक्सपर्ट से बात की है ताकि आपको देश हित से जुड़ी यह बड़ी खबर अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इसके बाद आपको पाकिस्तान की बुरी नीयत के वीडियो सबूत दिखाएंगे। भारत में पाकिस्तान अपने उच्चायोग में कर्मचारियों के भेष में आईएसआई के जासूस भेजता है और अपने देश में भारत के राजनयिकों की जासूसी करता है। पाकिस्तान की जासूसी वाली यह कुटिल नीति ऐसी है कि उसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों को तोड़ने से भी कोई परहेज नहीं होता। आज आपको देखना चाहिए कि भारतीय राजनयिकों के साथ पाकिस्तान में क्या सुलूक होता है। और देश के लिए सबसे चिंताजनक खबर यह भी है कि भारत में कोरोना के मामले अब 2,26,000 तक पहुंच गए। भारत में लगातार कोरोना के रेड जोन बढ़ रहे हैं और देश के कम से कम आधे जिले ऐसे हैं जिनमें कोरोना के 50 से ज्यादा केस हैं। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा कोरोना केस वाले 10 देशों में भारत अब तीसरे नंबर पर है। भारत में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 6,300 का पार कर चुका है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या 16 जून तक भारत कोरोना मामलों में दुनिया में नंबर 4 पर पहुंच जाएगा। आज हम कोरोना की मॉनसून वाली मार का विश्लेषण भी करने वाले हैं। देश में लोगों को सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि क्या अब भारत में कोरोना बुलेट की स्पीड से आगे बढ़ेगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर और आज के सबसे बड़े सवाल को लेकर। क्या भारत और चीन के बीच चल रहा तनाव कल सुबह 9 बजे के बाद कम हो जाएगा? एलएसी पर भारत और चीन के टकराव को खत्म करने के लिए कल दोनों देशों के बीच सबसे बड़ी बातचीत होने वाली है। 10 बार बातचीत फेल हो जाने के बाद कल भारत और चीन के बीच सुबह 9 बजे चीन के मोल्डो में यह मीटिंग शुरू होगी। लद्दाख का चुशुल मोल्डो इलाका दोनों देशों की सीमा है और यह जगह टकराव की जगह से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय पक्ष इस बातचीत में पैंगोंग त्सो, गालवन घाटी और डेमचौक में तनाव करने का ठोस प्रस्ताव रख सकता है। पूर्वी लद्दाख के ये वो 3 अहम इलाके हैं जहां करीब 1 महीने से दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। इनमें गालवन में तो परिस्थिति थोड़ी बेहतर हुई है, लेकिन पैंगोंग त्सो को लेकर ज्यादा तनाव है। कल सुबह 9 बजे होने वाली इस मीटिंग से पहले चीन की हरकतें नोट करने लायक हैं। भारत और चीन के बीच चल रहे विवाद के दौर में चीन ने भारतीय सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए एक नया कमांडर चुन लिया। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की वेस्टर्न थिएटर कमांड की आधिकारिक वेबसाइट पर यह घोषणा की गई है कि चीन ने लेफ्टिनेंट जनरल शू किलिंग को नया कमांडर नियुक्त किया है। पीएलए की वेस्टर्न थिएटर कमांड 3,488 किलोमीटर लंबी एलएसी पर नजर रखती है। चीन यह फैसला शनिवार की बैठक से ठीक पहले क्यों कर रहा है, यह बड़ा सवाल। इसके साथ ही आज चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने यह बयान भी दिया कि परिस्थिति नियंत्रण में है और चीन सीमा विवाद को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है। चीन दिखाता कुछ और है और करता कुछ और है। ऐसे में अब कल सुबह 9 बजे का इंतजार सबको है, तभी पता चलेगा कि आखिर चीन चाहता क्या है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं उस इलाके की हैं जिस पर कल पूरी दुनिया की नजर रहेगी। अब से कुछ घंटों बाद यहां कुछ बड़ा होने वाला है। ये चुशुल है, लद्दाख में भारत और चीन बॉर्डर पर एक ऐसी जगह जहां दुनिया के 2 सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों की सेनाएं एक दूसरे की आंख में आंख डालकर खड़ी हैं।
और यहीं पहली बार भारतीय और चीनी सेना के 2 अधिकारी मिलने वाले हैं। दोनों सेनाओं की दूसरी सबसे बड़ी रैंक वाले अफसरों का आपसी सीमा विवाद सुलझाने के लिए इस तरह मिलना एक बहुत बड़ी सामरिक और कूटनीतिक घटना है। भारत और चीन के टकराव को सुलझाने की जिम्मेदारी सेना के इन वरिष्ठ अधिकारियों के कंधों पर होगी। 2 लेफ्टिनेंट जनरल विवाद की जगह से 20 किलोमीटर से भी कम दूरी पर पेंगोंग त्सो झील के किनारे पर मिलने वाले हैं। लद्दाख पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भारत और चीन के बीच तनाव बना हुआ है। 1 महीने से भी ज्यादा समय बीत चुका है जब से चीनी सेनाएं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जमावड़ा कर रही हैं। कई दौर की बैठकें हुई थी, पहल हुई थी, लेकिन फिलहाल अभी तक सभी बैठकें बेनतीजा साबित हुई। अब सभी निगाहें शनिवार को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बैठक पर टिकी हुई हैं। जिस जगह पर मीटिंग होने वाली है वहां दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण मुलाकातें हो चुकी हैं, लेकिन शनिवार को हालात एकदम अलग होंगे। माहौल में थोड़ा तनाव होगा। मई की शुरुआत में हुई झड़प की वजह से दुनिया की 2 सबसे बड़ी सेनाएं आमने सामने आ गईं। चूशूल के उत्तर में 4 पॉइंट्स पर दोनों सेनाओं के सैनिक खड़े हैं। जाहिर है कोई पीछे हटना नहीं चाहता। चीन को अपनी हदों में रहने की आदत नहीं और भारत भी अवैध तरीके से जमीन हड़पने वालों को करारा जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध है। दरअसल ये बातचीत जो होती है ये दोनों देशों के बीच में एक सहमति बनी थी 1962 के जंग के बाद कि यदि कोई भी सीमा विवाद होता है तो उसको सीमा पर ही जो है सुलझाने की कोशिश होगी, जिस पर चीनी सेना के प्रतिनिधि और भारतीय सेना के प्रतिनिधि मिलेंगे। 1962 के बाद ही चुशूल एक जगह है जहां पर 1962 के जंग में भारतीय सेना को उतारा गया था जहाज़ों से। वहीं पर इस मीटिंग पॉइंट को बनाया गया है और तब से अब तक लगातार यहां पर अलग अलग स्तरों पर सेनाओं के बीच, दोनों देशों की सेनाओं के बीच बैठकें होती हैं। कल भारतीय दल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के अधिकारी करेंगे। चीन की तरफ से भी चीनी सेना के कमांडर बैठक में होंगे। बैठक में दोनों तरफ के ब्रिगेडियर स्तर के एरिया कमांडर भी मौजूद रहेंगे। मौजूदा विवाद में दोनों देशों के बीच अलग अलग स्तर पर अब तक कम से कम 10 बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन सब बेनतीजा रही। बातचीत के लिए चूशूल के बीएमपी कॉम्प्लेक्स में भारतीय पक्ष हेलीकॉप्टर से पहुंचेगा, जबकि चीनी सेना के कमांडर गाड़ी से इस पॉइंट तक पहुंचेंगे। बातचीत की मेजबानी का पूरा जिम्मा भारत संभालेगा। इस मीटिंग को लेकर काफ़ी तैयारियां की गई हैं पिछले कई दिनों से और चल रही हैं। खास तौर से इस मीटिंग का पूरा जो मैनेजमेंट कहें या फिर जो भी कुछ उसका जो पूरा संचालन है वो कहीं ना कहीं भारतीय सेना के हाथ में ही है, क्योंकि ये मीटिंग पॉइंट, ये जो बिल्डिंग है जिसमें ये बैठक होनी है, उसकी देखरेख भारतीय सेना के पास ही है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय पक्ष इस बातचीत में पेंगोंग त्सो, गालवन घाटी और डेमचौक में तनाव कम करने का ठोस प्रस्ताव रख सकता है। पूर्वी लद्दाख के ये वो 3 अहम इलाके हैं जहां करीब 1 महीने से दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। सूत्रों के मुताबिक चीन की घुसपैठ को लेकर भारत का रुख बेहद सख्त रहने वाला है। भारत संकेत दे चुका है कि चीनी सेना अपनी पुरानी स्थिति में लौट जाए। पहले भी सेक्टर लेवल पे बातचीत हुई थी, बट ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुआ था। आशा हम यही रखते हैं कि जब ये दोनों सीनियर ऑफिसर्स मिलेंगे तो कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा, ताकि बॉर्डर एरिया में जो है पीस एंड ट्रैंक्विलिटी वो वहाँ पे ऑलवेज रहे, और हमारी जो रोड नेटवर्क जो है जो हम बना रहे हैं उसके ऊपर चाइनीज का अननेसेसरली और ऑब्जेक्शन नहीं आना चाहिए। इसके दोनों पहलू हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव इसलिए है कि इसका मतलब है कि ब्रिगेडियर और मेजर जनरल लेवल पे जो अभी 5-6 फ्लैग मीटिंग्स हो चुकी हैं लद्दाख में, वो उसमें कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाया या कोई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन नहीं हो पाया। पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि क्लियरली दोनों गवर्नमेंट, भारत और चीन की गवर्नमेंट्स और डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स की एक एग्रीमेंट हो चुकी है कि इस प्रेजेंट क्राइसिस या प्रेजेंट कन्फ्रंटेशन को एक मिलिट्री लेवल पे रिजॉल्व किया जाए। तो 6 जून की जो बातचीत होगी दोनों कोर कमांडर्स के बीच में, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोनों देशों को। शनिवार को अहम बातचीत से पहले खुफिया एजेंसियां मोदी सरकार को बॉर्डर पर पूरी रिपोर्ट सौंप चुकी हैं। इस रिपोर्ट में अलग अलग सेक्टरों में चीन की गतिविधियों की डिटेल है।
चीन की सैन्य तैयारियों की लिस्ट है और ये भी बताया गया है कि चीन ने कितनी तेजी से सैनिकों और भारी हथियारों की संख्या बढ़ाई। रिपोर्ट में चीन की सैन्य पोजीशंस और उनके इरादों की पूरी पिक्चर है। चीनी सेना ने लद्दाख के अलग अलग क्षेत्रों में 5000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती की है। इसके साथ बड़ी जो आर्टिलरी हथियार हैं, दूसरे हथियार हैं, उनको तैनात किया है। इसके साथ ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की दूसरी तरफ जो चीनी सेना की हवाई पट्टियां हैं, वहां पर लड़ाकू विमान भी चीन ने तैनात किए हैं। तो इस तरह से पिछले एक महीने के दौरान चीन ने लद्दाख के अलग अलग इलाकों में दूसरी तरफ जो सैन्य तैनाती की है भारत के खिलाफ, उसको लेकर सारी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी गई है। और अब उम्मीद की जा रही है कि 6 जून को जब 14 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह चीनी काउंटरपार्ट से बात करेंगे तो इस मसले पर आगे का रास्ता निकल पाएगा। दोनों ही सेनाओं ने आक्रामक रुख अपनाया है। अब सवाल ये है कि कल मीटिंग में किसका पलड़ा भारी रहेगा, किसकी बातों का वजन होगा, भारत का या चीन का। हर्षिल से मंजीत नेगी के साथ अशरफ वाणी, लद्दाख आज तक। हम आपको खबरदार में पहले भी बता चुके हैं कि चीन ने मई में लद्दाख के गलवान नाले और पेंगोंग त्सो के इलाकों में जब LAC पर अपने सैनिक तैनात किए तो भारत दबाव में नहीं आया। भारत ने वहां मिरर डिप्लॉयमेंट की, यानी जिस तादाद में चीनी सैनिक थे उनके सामने उतनी ही तादाद में भारतीय सैनिक खड़े कर दिए गए। अब आज तक संवाददाता गौरव सावंत ने रिपोर्ट भेजी है कि न सिर्फ लद्दाख बल्कि पूरे LAC पर भारतीय फौजें तैनात हो रही हैं। देखिए आज तक की यह स्पेशल रिपोर्ट। भारतीय सेना ने 155 mm हॉवित्जर, फील्ड गन्स और अतिरिक्त सैनिकों को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भेजा है ताकि चाइनीज सैनिकों से पेंगोंग त्सो और गलवा नाला पर मुकाबला किया जा सके। हालांकि गलवान में परिस्थितियां पहले से बेहतर हुई हैं, लेकिन पेंगोंग त्सो पर आर्मी दुश्मन को कोई मौका देना नहीं चाहती। दुश्मन की टुकड़ियों को पारंपरिक फ्लैश पॉइंट पर तैनात किया गया है। इसमें डेप्सांग और चुनार भी शामिल है। सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसी जानकारी दी है कि भारत को LAC के कुछ पॉइंट्स पर तत्काल ऐसी तैनाती करने की जरूरत है। इमीडिएट रिक्वायरमेंट जो हमारे देश की कल होगी वो होगी कि हम इस पूरे सिचुएशन को डीएस्केलेट करें और डीएस्केलेशन करने के साथ जो हमारी पोजीशंस इस स्टैंड ऑफ से पहले थी उस पोजीशंस पे जाएं। ये हम अचीवमेंट 100% करें या हम इसको पूरा ना कर पाएं, ये निर्भर करता है कि चाइना क्या रुख अपनाता है और चाइना की जो पॉलिटिकल विल है वो क्या है, मंशा क्या है उनकी, और उन्होंने अपने इस डेलीगेशन को क्या ब्रीफ किया है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच पहला टकराव सिक्किम के नाथुला में हुआ था। इसके बाद लद्दाख के LAC पर कई हिस्सों में झड़प शुरू हो गई। इससे पता चलता है कि ये चीन का सोचा समझा प्लान था ताकि LAC पर भारतीय हिस्से की जमीन को हड़पा जा सके। इस प्लान को देखते हुए आर्मी और एयरफोर्स ने तुरंत अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की है और अपनी तमाम लोकेशंस पर चीन का सामना करने की तैयारी कर ली है। लद्दाख में चुनार और देप्सांग, उत्तराखंड में बाहोती और उत्तरी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में सैनिकों और हथियारों की संख्या बढ़ाई गई है। हिंदुस्तान ने चंद एक कदम उठाने चाहिए जिससे कि इस तरह की वारदातें जो LAC की हो रही हैं वो ना हो। BPMs में जो हम बातचीत करते हैं हमने यकीन करना चाहिए कि सिर्फ वो सेरेमोनियल ना हो और बातचीत में जो भी हम करें उसके जो निर्णय निकले और उसके ऊपर हमने अमल करना चाहिए। भारत ने अपनी तोपें, बख्तरबंद गाड़ियां और सैन्य साजो सामान को LAC पर तैनात कर दिया है ताकि अगर दुश्मन की तरफ से कोई भी हरकत हो तो भारत उसका करारा जवाब दे सके। भारत ने लगातार अपने सैनिकों और सैन्य साजो सामान की संख्या को बढ़ाया है ताकि चीन अगर आगे बढ़ने की कोशिश करे तो उसके इरादों को तुरंत धराशायी कर दिया जाए। सुखोई 30, MKLs और मिराज 2000 फाइटर जेट्स भी हर पल चीन की चालबाजियों का जवाब देने के लिए तैयार हैं और सैनिकों को साजो सामान के साथ तेजी से LAC पर चुनिंदा स्थानों पर भेजा जा रहा है। भारत की बढ़ती सैन्य और सामरिक क्षमता से चीन खासा बेचैन है। एकाएक गलवान नाले और पेंगोंग त्सो में चीन की सेना ने आकर भारत को कुछ समय के लिए बैकफुट पर तो कर दिया, लेकिन भारतीय सेना ने न केवल यहां मोर्चा संभाल लिया है बल्कि डेप्सांग हो, चुमार हो या उत्तराखंड में बाराहोटी हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो,
हर इलाके में भारतीय सेना ने कमर कस ली है। भारत चीन के साथ शांति चाहता है, लेकिन शांति दबकर नहीं बल्कि सम्मान से। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत, दिल्ली आज तक। लद्दाख में विवाद 3 ऐसे स्थानों पर है जहां चीन वर्षों से अपनी नजर गड़ाए हुए है। फिलहाल पेंगोंग लेक के आसपास के विवादित क्षेत्र का फायदा उठाते हुए चीन लगातार आगे बढ़ता चला है। चीन ने कैसे नियमों का उल्लंघन किया और भारत की जमीन हड़पने की साजिश की, यह भी आपको समझना चाहिए। ये सैटेलाइट तस्वीरें दुनिया के सामने ना आती तो चीन ना जाने कब तक झूठ बोलता रहता। वो एलएसी के करीब आता गया और फिर घुसपैठ की कोशिशों को अंजाम देता गया। लद्दाख के 3 इलाकों में उसकी चालबाजी सामने आई तो भारत ने पलटवार करना शुरू किया। दरअसल कोरोना की वजह से भारतीय सेना अपने आला अधिकारियों के निर्देशों का पालन कर रही थी और एलएसी के आसपास के इलाकों में किसी तरह के सैन्य अभ्यास से बच रही थी। चालबाज चीन ने इसी का फायदा उठाया और अपनी विस्तारवादी साजिश को अंजाम देना शुरू कर दिया। लद्दाख के ये इलाके दुनिया के सबसे दुर्गम सैन्य इलाकों में शुमार है। आइए आपको बताते हैं कि कैसे चीन विवादित क्षेत्र की आड़ में आगे बढ़ता चला आता है और बार बार एलएसी के करीब परेशानी बढ़ाता रहा है। ये जो आप लकीर देख रहे हैं, ये लकीर है भारत के हिसाब से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये पूरा फसाद असल में है क्यों? वो इसलिए क्योंकि चीन का मानना है कि ये वाली जो लकीर है ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि इसके बीच का जो इलाका है वो विवादित स्थल है जहां पे ये तय नहीं हो पा रहा है भारत और चीन के बीच में, क्योंकि नक्शा भी फाइनलाइज नहीं हुआ है कि ये किसकी जमीन है। तो साधारण तौर पे हमारी जो सेना है वो भी यहाँ पे गश्त करती है, चीनी सेना भी गश्त करती है। और अक्सर कई बार क्या होता है, जब ये यहाँ से हिंदुस्तान की सेना की टुकड़ी निकलती है, यहाँ से चीन की सेना की टुकड़ी निकलती है, तो इनके बीच में क्लैश हो जाता है। कई बार हमारी जो बोट्स हैं, ये मोटर बोट्स हैं, काफी स्पीड से चलती हैं, तो ये मोटर बोट भी हमारी जाती है फिंगर 8 तक गश्त लगाने के लिए, और इसी तरीके से चीन की बोट भी फिंगर 4 तक आती है। ये है श्रीजिप 1, 2, ये चाइनीज बेस है, चाइनीज पोस्ट है और यहाँ पे इनकी कंपनियां हैं। तो ये जो चाइनीज पोस्ट से आगे इनका एक बेस कैंप है। तो चाइनीज आर्मी ने क्या किया, आते आते वो फिंगर 4 पे आके बैठ गए। अब इस वक्त की स्थिति यह है कि चीनी सेना फिंगर 4 पे आके बैठ गई और साधारण तौर पे भारत की सेना फिंगर 8 तक गश्त करती है। लेकिन इस वक्त जब हमारी सेना गश्त करने की कोशिश करती है तो चीनी हमें इसके आगे जाने नहीं दे रहे। चीन की सैन्य गतिविधियां लगातार सैटेलाइट तस्वीरों की मदद से पकड़ में आती रही हैं। चीन की यूनिट्स बेस एरिया से पेंगोंग लेक के फिंगर 4 और फिंगर 5 में ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई दी। इससे पता चलता है कि चीन ऊंचाई पर सैन्य तैनाती करके मौके का फायदा उठाना चाहता है। दोनों देशों के बीच 2017 के डोकलाम तनाव के बाद यह सबसे बड़ा तनाव है। तब दोनों देश के सैनिक 73 दिन तक आमने सामने थे। अब लद्दाख में इस विवाद को पूरा 1 महीना हो गया है। खूबसूरत पेंगोंग लेक के आसपास बसे गांवों में भी इन दिनों सैन्य हलचलों से हड़कंप है। लेक में भारतीय सेना की गश्त पहले ही तेज हो चुकी है ताकि चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। आज तक ब्यूरो। तो देखा आपने, चीन लगातार दबाव में है भी और दबाव बनाने की कोशिश भी कर रहा है, क्योंकि जब कोई दबाव में होता है तो वो दूसरों को बेहिसाब चेतावनी और अनलिमिटेड नसीहतें देनी शुरू कर देता। कोरोना फैलाने के मुद्दे पर चीन को सारी दुनिया के देशों ने कूटनीतिक तौर पर घेरा हुआ। ऐसे में वो भारत को चेतावनी दे रहा है कि भारत G7 में शामिल ना हो और चीन के दुश्मनों के एजेंडे पर ना चले। चीन ने कहा कि अगर भारत उस छोटे से समूह में शामिल होता है जो चीन को अपना दुश्मन समझता है तो इसके परिणाम भारत के हित में नहीं होंगे और भारत चीन के संबंधों में खटास आ जाएगी। आपको बता दें कि अमेरिका और ब्रिटेन ने G7 संगठन के देशों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। अमेरिका का G7+4 यानी कुल 11 देशों का संगठन बनाने का प्रस्ताव है, जबकि ब्रिटेन ने रशिया को बाहर रखते हुए G7+3 यानी कि 10 लोकतांत्रिक देशों के संगठन का प्रस्ताव रखा। इन नए समीकरणों पर भारत की राय सकारात्मक है। ऐसे में माना जा रहा है कि G7 का दायरा बढ़ाकर इसमें भारत को शामिल किया जा सकता है। यहां समझने वाली बात यह है कि G7 में चीन नहीं है
और अमेरिका और ब्रिटेन का सीधा सा मकसद है चीन को अलग थलग करना और जहां तक हो सके उसे कमजोर कर देना। यही वजह है कि चीन ने भारत के शामिल होने की आशंका को देखते हुए अपने मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में भारत को धमकाने की कोशिश की है। और भारत में पाकिस्तान अपने उच्चायोग में कर्मचारियों के भेष में आईएसआई के जासूस भेजता है तो अपने देश में भारत के राजनयिकों की जासूसी करता है। जासूसी वाली पाकिस्तान की ये वो कुटिल नीति है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय नियमों को तोड़ने से भी उसे परहेज नहीं है। आपको बता दें कि इस्लामाबाद में भारतीय राजनयिक गौरव अहलूवालिया की कार का पीछा किए जाने का मामला सामने आया। यह हरकत ऐसे वक्त में हुई है जब भारत ने पाकिस्तानी वीजा दफ्तर के 3 कर्मचारियों को वापस भेजा है क्योंकि उनके जरिए जासूसी का कारनामा पकड़ में आया था। हम आपको इस रिपोर्ट में गौरव अहलूवालिया के साथ हुई पूरी घटना का वीडियो सबूत दिखाने जा रहे हैं और साथ ही पाकिस्तान वापस भेजे गए आबिद, ताहिर और जावेद से जुड़े कुछ नए खुलासे भी कर रहे हैं। ये कोई साधारण तस्वीरें नहीं है, ये एक देश के तौर पर पाकिस्तान की बदनीयती का वीडियो सबूत है। कोई देश कैसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ाकर अपने देश में मौजूद राजनयिक की जासूसी कर सकता है? ये तस्वीरें उसी की गवाही दे रही हैं। ये वीडियो 2 जून 2020 का है जब इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के उप प्रमुख गौरव अहलूवालिया का पीछा किया गया। पाकिस्तान में भारत के उप उच्चायुक्त गौरव अहलूवालिया का आईएसआई के एजेंट्स ने पीछा किया और उनके साथ बदसलूकी की कोशिश की। आईएसआई के एजेंट्स पहले इस्लामाबाद में उनके घर के बाहर रुके रहे, फिर जैसा तस्वीरों में दिख रहा है उनकी कार का पीछा किया गया। भारत के 2 पाकिस्तानी जासूसों को बाहर निकालने पर पाकिस्तानी जासूसों ने भारतीय डिप्लोमेट गौरव अहलूवालिया को इस्लामाबाद में तंग और परेशान किया। इस पर भारत अपना कड़ा विरोध जताएगा। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अक्सर हरकतें करता है जो जिनेवा कन्वेंशन के बिल्कुल विरुद्ध है। उन्होंने हाल ही में हिंदुस्तान का चार्ज डीफेंस गौरव अहलूवालिया की कार को चेज किया और उसको हरास किया और उसके घर के बाहर उन्होंने मोटरसाइकिल और कारें तैनात कर दी है कि जब भी वो बाहर निकलें उनको हरास किया जाए और उनको चेज किया जाए। ऐसी हरकतें कोई भी देश दुनिया में एक्सेप्ट नहीं करेगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बड़ा स्ट्रांगली इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। 1964 का वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस राजनयिकों को पूरी तरह सुरक्षा की गारंटी देता है। इसके आर्टिकल 31 के मुताबिक विदेशी दूतावास में पुलिस तक नहीं घुस सकती। लेकिन पाकिस्तान का निजाम देखिए, वहां सरेआम सड़क पर एक वरिष्ठ राजनयिक के साथ हदें लांघी जा रही हैं। यह हरकत क्यों हुई इसकी वजह साफ नहीं है, लेकिन ये भारत में जासूसी को लेकर भारत से निकाल बाहर किए गए पाकिस्तानी वीजा दफ्तर के 3 कर्मचारियों का बदला हो सकता है। भारत में वीजा अधिकारियों आबिद और ताहिर के साथ उनके ड्राइवर जावेद को जासूसी के लिए रंगे हाथों पकड़ा गया था। खुलासा हुआ है कि आबिद, ताहिर और जावेद मिलकर सेना के जवानों और सरकारी कर्मचारियों से संपर्क बढ़ाकर उनसे संवेदनशील जानकारियां हासिल करते थे। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक आबिद और ताहिर ने एक सेना के कांस्टेबल को अपनी जाल में फंसा लिया था, लेकिन मिलिट्री इंटेलिजेंस को खबर मिल गई। दिल्ली पुलिस सेना के कांस्टेबल से पूछताछ नहीं कर सकी है क्योंकि सेना ने इसकी इजाजत नहीं दी। लेकिन आबिद और ताहिर के फेर में फंसे रेलवे के 2 कर्मचारियों से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की है। रेलवे के इन दोनों कर्मचारियों ने पुलिस को बताया है कि आबिद और ताहिर उनसे दिल्ली में बड़ौदा हाउस के बाहर अपनी पहचान बदल कर मिले थे। उन्होंने इन रेलवे कर्मचारियों से पूछा था, आर्मी के लोग किस बोगी से जाते हैं, कैसे जाते हैं, सेना के जवानों वाली ट्रेन की आवाजाही कैसे होती है। रेलवे कर्मचारियों को ऐसे सवालों पर शक हो गया। तब आबिद ने कहा कि उनका भाई किताब लिख रहा है, इसीलिए जानकारी चाहिए। जांच एजेंसियों के मुताबिक आईएसआई एजेंट आबिद और ताहिर
तकरीबन 6 महीने से जासूसी के काम में लगे हुए थे। इसी के तहत सेना के एक हवलदार को इन लोगों ने अपने जाल में फंसा लिया था। सेना का हवलदार कोई इन्फॉर्मेशन देता, इसके पहले ही आर्मी इंटेलिजेंस को इस बात की खबर लग गई। जैसे ही आबिद और ताहिर को पकड़ा गया, हवलदार का कोर्ट मार्शल कर दिया गया। भारत ने आबिद, ताहिर और उसके ड्राइवर जावेद को भारत से बाहर निकाल दिया, लेकिन वियना संधि के नियमों से बंधे होने के कारण दूतावास के कर्मचारियों के भेष में मौजूद रहे इन जासूसों को भी पूरी सुरक्षा दी। तो वहीं पाकिस्तान में भारत के उप उच्चायुक्त के साथ हुई हरकत उसका चेहरा सामने रखती है। दिल्ली से गीता मोहन और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। और देश के लिए ऐसे में सबसे ज्यादा चिंता बढ़ाने वाली खबर यह भी है कि भारत में कोरोना के मामले अब 2,26,000 तक पहुंच गए। भारत में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 6,300 को पार कर चुका है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा कोरोना केस वाले 10 देशों में भारत तीसरे नंबर पर आ चुका है। तो आंकड़ा जो हम आपको दिखा रहे हैं इस समय, उसके मुताबिक महाराष्ट्र इस समय पहले नंबर पर है, जहां 77,793 केस हो चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली में 25,000 को मामले पार कर चुके हैं, तमिलनाडु में 27,000 और गुजरात में 18,000 से ज्यादा मामले इस समय हो चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि 1,09,000 से ज्यादा लोग भारत में ठीक हो चुके हैं। और अगर दुनिया की बात की जाए तो इस समय दुनिया भर में 24 घंटों में जो मामले सामने आए हैं कोरोना के, उसमें भारत अब तीसरे नंबर पर आ चुका है, जहां पिछले 24 घंटे में देश में 9,851 मामले आए। इसमें पहले नंबर पर ब्राजील है, जहां 30,925 मामले 24 घंटे में कोरोना के सामने आए हैं। और दूसरे नंबर पर अमेरिका, जहां 21,140 मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। और भारत में कोरोना की टेस्टिंग का आंकड़ा इस समय आपके सामने है, जिसके साथ साथ पॉजिटिविटी रेट भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि तेजी से बढ़ा है। यानी कि कोरोना पॉजिटिव लोगों की तादाद भी टेस्टिंग के आंकड़े बढ़ने के साथ साथ बढ़ती हुई आपको दिखाई दे रही है। लेकिन एक बड़ी चिंता यह है कि भारत में लगातार कोरोना के रेड जोन बढ़ रहे हैं। देश के कम से कम आधे जिले ऐसे हैं जिनमें कोरोना के 50 से ज्यादा केस हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या 16 जून तक भारत कोरोना के मामलों में दुनिया में नंबर 4 पर पहुंच जाएगा? आज हम कोरोना की मॉनसून वाली मार का विश्लेषण करने वाले हैं। देश में लोगों को सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि क्या अब भारत में कोरोना बुलेट की स्पीड से आगे बढ़ेगा। बदले हुए मौसम में कोरोना के साथ और बीमारियों की दस्तक ने खतरा और बढ़ा दिया। मॉनसून के असर के बीच कोरोना के साथ लड़ाई कितनी मुश्किल होगी, और इस दौर में हम और आप कोरोना से लड़ेंगे या कोरोना के साथ रहेंगे, यह समझने के लिए आपको आज हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। मॉनसून ने दस्तक दे दी है और इसके साथ ही दस्तक दे दी है उस खतरे ने जो बारिश के मौसम में हर साल हमारे बीच होता है। एक वायरस क्या कम था कि सीजनल फ्लू, डेंगू, मलेरिया का खतरा मंडराने लगा है। डॉक्टर भी मान रहे हैं कि इस महीने में हमें खबरदार रहने की जरूरत है। इसमें जो सबसे बड़ा खतरा होता है वो बारिश से होता है, नमी से होता है, पानी से होता है, ओवरफ्लोइंग से होता है, और जो गंदगी पानी में मिलती है और जो सीवर का पानी स्ट्रीट्स में वापस जाता है, ओवरफ्लो होता है, उससे 2 बहुत खतरनाक बीमारियां पहले पैदा होती हैं। एक तो टाइफाइड फीवर और पैराटाइफाइड फीवर, दूसरा हेपेटाइटिस ग्रुप ऑफ इलनेसेस। उसके बाद मच्छर पैदा होते हैं, और मच्छर इतना शरारती वो है, जानवर ही कहूँगा उसको, तो ये पैदा करता है मलेरिया, जिसके बारे में तो पूरा वर्ल्ड इंडिया से सचेत रहता है। सब लोग मलेरिया की दवा खा के आते हैं इंडिया में। और तीसरा जो सबसे बड़ा आने वाला खतरा है, जिसके बारे में हम सबको फिक्रमंद होना है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी अभी उसके लिए एक मीटिंग ली थी इन बीमारियों से संबंधित, जिसका जिक्र किया था, डेंगू। और डेंगू का ये पता नहीं होता, हम जब डेंगू की बात करते हैं तो ये कितना ज़्यादा सीवियरिटी वाला आएगा। हमको याद है, आपको भी याद होगा कि जब सबसे पहले डेंगू का संक्रमण हुआ था तो सबको किडनी से ब्लीडिंग हो रही थी, डेंगू हेमोरेजिक फीवर हो रहा था। उसके बाद जो अब डेंगू आ रहा है वो थोड़ा माइल्ड फॉर्म में आ रहा है। मैं ऐसी ही प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि अभी भी माइल्ड फॉर्म में आए, जिसमें हमें प्लेटलेट भी चढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि डेंगू से और भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ब्रेन, किडनी, हार्ट, लीवर, लंग्स।
सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कोरोना के साथ दूसरी बीमारियों के चपेट में आने पर हालात ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। ऐसे में डॉक्टरों की सलाह है कि आप दूसरी बीमारियों से बचकर रहें। इसमें जिसका इम्यूनिटी कमजोर है उसको दूसरा इन्फेक्शन होने का चांस बहुत अधिक है। इसीलिए आपने देखा होगा आपके मीडिया की तरफ से बार बार ये कहा गया, यदि किसी मरीज को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या और कोई लंग का इन्फेक्शन है, उसको चांसेस ऑफ कोरोना इन्फेक्शन और उससे ज़्यादा नुकसान होने के संभावना बहुत अधिक थी और उन्हीं लोगों को ज़्यादा नुकसान हुआ जिनको ऐसी कठिनाई या परेशानी थी। तो ऐसे में भी यदि किसी को कोरोना भी है और उसे कोई और सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, गैस्ट्राइटिस हो जाती है और डायरिया हो जाता है, तो उसको इस स्थिति में नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे मरीजों को ही बहुत आवश्यकता है कि डॉक्टर निरीक्षण में रहें।